नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहले और बड़ी खबर भी बताएंगे दोस्तों। नारी शक्ति की बदौलत उत्तर प्रदेश में राजनीति की तस्वीर बदलने की कोशिश करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लखनऊ में पैदल मार्च करेगी। प्रियंका गांधी के साथ इस मार्च में देश भर में कांग्रेस की निर्वाचित महिला जन प्रतिनिधियों के साथ पार्टी सभी महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की पुकार पूरे देश में उद्देश्य बनकर गूंज रही है। 8 मार्च को महिला दिवस पर लखनऊ ही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मार्च के जरिए इतिहास रचने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों को अपील करते हुए कहा कि आप इस मार्च में प्रियंका गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर इतिहास का हिस्सा बनाइए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अंतिम चरण के 54 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। आखिरी चरण के वोटिंग से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने दावा किया है कि ईमानदारी से चुनाव परिणाम आए तो इस बार बीजेपी को काफ़ी नुकसान होगा। टिकैत ने कहा कि बीजेपी को चुनाव के 6 चरणों के दौरान ईमानदारी का नुकसान हुआ है, अगर ये ईमानदारी करते हैं तो कम नुकसान होगा। इसके साथ ही किसान नेता ने दावा किया कि लोग बीजेपी सरकार से काफ़ी नाराज हैं। राकेश टिकैत ने मतगणना में धांधली की आशंका जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की कम से कम 70 सीटों पर बेईमानी से की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों और अन्य मतदाताओं के मतगणना से एक रात पहले की काउंटिंग की वाली जगह से आसपास जुटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी निगरानी में मतगणना कराएं और अगर उन्होंने बेईमानी होती दिखी तो शांतिपूर्वक दोबारा मतगणना कराएं। पूर्व सांसद व प्रदेश कांग्रेस कमेटी की CRPOP दीपा दास मुंशी ने पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में डिजिटल मेंबरशिप के माध्यम से अभी तक 3 लाख सदस्यों को जोड़ा जा चुका है ताकि किसी भी तरह की फेक सदस्य ना हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी क्वालिटी पर विश्वास रखती है, क्वांटिटी पर नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा चुनाव 2022 के बीच आम आदमी पार्टी को लेकर खबर आ रही है। अभी मौजूदा हालात को देखते हुए जनता के मूड की बात करें तो फिलहाल बीजेपी पार्टी को यूपी में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही टक्कर ले सकती है। इसी बीच उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे सकती है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में सरकार बन सके। आइए आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। खबर यह है कि आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह समाजवादी पार्टी से मुलाकात कर सकते हैं। सपा दफ्तर में संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ बैठक करने वाले हैं। इस खबर के बाद से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में उलटफेर की संभावनाएं जगती हुई दिख रही है। कुछ लोग यह भी कयास लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी पर समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो सकती है। विधानसभा चुनाव परिणाम से ठीक पहले पूरे प्रदेश में EVM की सुरक्षा को लेकर विपक्षी दल चुनाव बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। EVM की सुरक्षा में कोई कोर कसर न रह जाए, इसके लिए प्रत्याशियों ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। प्रत्याशियों की सजगता का एक और उदाहरण मेरठ में देखा गया है। यहाँ SPRLD गठबंधन ने हस्तियानपुर प्रत्याशी योगेश वर्मा और उनके समर्थन में दूरबीन लेकर 10 मार्च तक के लिए स्ट्रांग रूम और उसके आसपास के इलाके पर कड़ी नजर रखने के लिए योगेश वर्मा ने हाईटेक इंतजाम किए हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर हस्तियानपुर के गठबंधन प्रत्याशी ने बाकायदा एक गाड़ी जिप्सी में खड़े होने की व्यवस्था की है और दूरबीन से EVM पर नजर बनाए हुए हैं। इसी तरह से स्ट्रांग रूम के आसपास किसी भी संदिग्ध हरकत पर नजर रखने के लिए गठबंधन के प्रत्याशी और समर्थक दूरबीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उन्हें दूर तक निगरानी करने में आसानी हो रही है। गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में 24 घंटे 3 शिफ्ट में इसकी काम हो रहे हैं। बीजेपी सांसद रीता बहुगुण जोशी के बेटे मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी का दामन थामने के बाद आज तक से बातचीत में कहा कि बीजेपी में परिवारवाद का पैमाना छलावा है। मैं आज तक पता कर रहा हूं कि बीजेपी ने परिवारवाद का क्या मानक तय किया है। आखिर किस आधार पर राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को टिकट दे दिया था। फागू चौहान के बेटे को टिकट मिल सकता है लेकिन रीता बहुगुण जोशी बेटे को क्यों नहीं मिल सकता है। इनका परिवारवाद मानक इन नेताओं पर क्यों नहीं लागू होता है। मयंक जोशी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, मैंने 13 साल भाजपा में लगाए हैं लेकिन पार्टी ने कुछ नहीं दिया। अच्छा हुआ पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। अब मैं संतुष्ट हूँ और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी युवाओं का भविष्य और वह पार्टी से प्रोग्रेसिव है पार्टी है, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी में आकर खुश हूँ।
चुनाव आयोग द्वारा सभाओं पर पाबंदी हटने के बाद भी सभी नेता जमीन पर उतरे हैं और यूपी के अलग अलग हिस्सों में छोटी बड़ी रैलियों की सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर मुख्य रूप से चुनौती पेश करने वाले अखिलेश यादव तक ने एक दिन में 5 से 7 सभाएं की। सभाओं के मामले में इस बार प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं रही, खास तौर पर नुक्कड़ सभा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। हालांकि इस बार रोड शो का भी बोलबाला रहा, लेकिन चुनाव आयोग की पाबंदी हटने के बाद रैलियों ने चुनाव का माहौल गरमा दिया है। कांग्रेस और राकांपा ने महाराष्ट्र के पुणे में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जो विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और अनावरण करने के लिए आए थे। मोदी यहां पहुंचने से पहले स्थानीय कांग्रेस और राकांपा नेता सुबह अलका टाकीज चौक के पास और शहर के अन्य इलाकों में काले झंडे और बत्तियां लिए सड़कों पर उतर आए, जिन पर मोदी वापस जाओ लिखा हुआ था। सोमवार से शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि इस बार भी बजट सत्र हंगामेदार ही होगा। इसके आसार तो सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में ही दिखाई देने लगे। दरअसल कांग्रेस विधायक दल के सचेतक गोविंद सिंह ने साफ साफ कहा कि सर्वदलीय बैठक सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए बुलाई जाती है। सच्चाई तो यह है कि सरकार सदन में चर्चा कराने से भाग रही है। वहीं बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि हम सभी ने सदन को गंभीरता और शांतिपूर्वक चलाने की इच्छा जताई है, लेकिन सरकार के ऊपर है कि वह सदन के अंदर किन किन मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम अपनी मांग सरकार के सामने रखेंगे और कोशिश होगी कि सरकार उसका जवाब दे। पश्चिम बंगाल सरकार ने रविवार को 7 जिलों में 8 दिनों के लिए सिवाय इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने की घोषणा की है, ताकि क्षेत्रों में गैर कानूनी गतिविधियों से बचा जा सके। बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, बीरभूम और दार्जिलिंग जिले में इंटरनेट सस्पेंड किया जाएगा। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।